गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बहमनी राज्य के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? हसन गंगू ने। कब? तो 1347 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। और जो हसन गंगू था वो शासन पर किस नाम से बैठा? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इस नाम से वो सिंहासन पर बैठा। और उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और इसकी राजभाषा मराठी थी। फिर आगे है, इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। वो कौन कौन से प्रांत थे? तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। और फिर आगे है, इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। किसकी मृत्यु? तो हसन गंगू की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। फिर है, अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। तो किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। फिर है, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। किसने करी भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना? तो ताजुद्दीन फिरोज ने। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ता, ये एक लेखक है, उनके अनुसार लेखक या इतिहासकार आप इन्हें कह सकते हैं फरिश्ता। इनके अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। कौन? फिरोज। तो फिरोज को यानी फारसी, अरबी, तुर्की, इनके अलावा तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञान था। फिर है, फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। यानी अगर हम सबसे बड़े कार्य की बात करें फिरोज शाह बहमनी का, तो वो सबसे बड़ा कार्य था कि उसने प्रशासन में एक बड़े स्तर पर हिंदुओं को भी शामिल किया। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि चौल और दभोल किस समय के, मतलब किसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे? तो फिरोज शाह बहमनी के समय के प्रमुख बंदरगाह थे। कौन? चौल और दभोल। फिर यहाँ पे हमारा पिंक बॉक्स में दिया हुआ है बहमनी वंश के प्रमुख शासक, मतलब उनके नाम और उनका काल दिया हुआ है। तो मोहम्मद शाह प्रथम जो 1358 से 1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, दाऊद प्रथम 1378, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय की यदि बात करें तो 1436 से 1458, शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय की बात करें तो 1463 से 1482। फिर हमारा दूसरा एक पिंक बॉक्स दिया हुआ है प्रांतपति तरफदार के विशेष विरुद्ध। तो एक तरफ है प्रांत यानी तरफ और विशेष विरुद्ध। यहाँ पर प्रांत जो है उनको तरफ भी कहा जाता था। तो पहले है दौलताबाद, जिसका विशेष विरुद्ध है मसनदे आली। बरार का है मजलिसे आली। बीदर का है अज़ामे हुमायूं। गुलबर्गा का है मालिक नयाब। तो ये बताए गए हैं कि जो प्रांतपति थे उनके विशेष विरुद्ध जो है वो यहाँ पर एक बॉक्स में आपको दे दिया गया है। फिर आगे है, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। तो जो हसन गंगू था उसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था, लेकिन जब शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम आया तो उसने गुलबर्गा से हटाकर अपनी राजधानी बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम भी रख दिया, और नया नाम क्या रखा? तो मोहम्मदाबाद रखा। क्या रखा? मोहम्मदाबाद। यानी इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की और उसका नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। फिर है, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो जो महमूद गवां था ये एक ईरानी था। तो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवां, जो कि एक ईरानी था, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
फिर है मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। यानी कि जब 70 वर्ष की आयु थी महमूद गवां की, तभी उसको फांसी दे दी गई। किसके आदेश पर? तो मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में। फिर मोहम्मद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय यानी मदरसा उसकी स्थापना कराई। इसका भवन तिमंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रियाजुल इंशा नाम से किसके पत्रों का संग्रह किया गया? तो महमूद गवां। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किस नाम से किया गया? वहाँ पर आप बताएंगे रियाजुल इंशा। फिर है 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। तो कौन आया था बीदर की यात्रा पर? रूसी यात्री निकितन। कब आया? तो 1470 ईस्वी में। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। किसका शासन था? तो मोहम्मद तृतीय का। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। तो देखिए, पहला शासक तो इसकी स्थापना करी थी हसन गंगू ने। फिर दूसरा अंतिम शासक की बात करें तो वो था कलीमुल्लाह। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। यानी जो कलीमुल्लाह थे उनकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। और इन राज्यों से संबंधित विवरण को हम देखते हैं। पहले दिया हुआ है राज्य, फिर वंश, फिर उसके संस्थापक और उसकी स्थापना का वर्ष। तो पहले है बीजापुर। ये आदिल शाही वंश से संबंधित है और इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। इसका स्थापना वर्ष 1489 ईस्वी था। दूसरा है अहमदनगर, निजाम शाही वंश से। संस्थापक इसके मलिक अहमद और इसका स्थापना वर्ष 1490 ईस्वी। फिर है बरार, जो कि इमाद शाही वंश से संबंधित है और इसके संस्थापक फ़तेहुल्लाह इमाद शाह थे। इसकी स्थापना वर्ष की यदि बात करें तो 1490 ईस्वी में। फिर है गोलकुंडा, जो कि कुतुब शाही वंश से संबंधित है और इसके संस्थापक कुली कुतुब शाह और इसका स्थापना वर्ष यदि बात करें तो 1512 ईस्वी। फिर है हमारा बीदर। बीदर जो है वो बरीद शाही वंश से संबंधित था। इसके संस्थापक अमीर अली बरीद थे। कौन? अमीर अली बरीद। और इसके स्थापना वर्ष की यदि बात करें तो 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? बीदर की। बीदर राज्य के बारे में ये जानकारी थी। और ये पांचों जो हैं वो हमने अभी ऊपर पढ़े कि अंतिम वंश का जो बहमनी राज्य का अंतिम शासक था उसके समय में जो बहमनी राज्य है वो 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। तो वो ये 5 स्वतंत्र राज्य हैं। फिर है मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो कि इस प्रकार थे। अब उन्होंने कैसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया तो उसको हम देखेंगे। ये था उनका विभाजन। इसमें है मंत्री वकील सल्तनत। उनका विभाग क्या था? तो दिल्ली के मलिक नायब के समान। फिर वकील कुल मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करते थे, सिर्फ वकील को छोड़कर। अमीर जुमला ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था और वजीर अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन। नाजिर यदि बात करें, नाजिर मंत्री का विभाग क्या था? तो अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक था। जो हमने ऊपर पढ़ा वकील सल्तनत जो कि दिल्ली के मलिक नायब के समान था, तो जो पेशवा था वो वकील सल्तनत का सहायक था। फिर है कोतवाल, जो कि नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। यानी पुलिस अधिकारी जो होते थे उनमें सबसे मुख्य यदि कहा जाए तो कोतवाल। सदरे जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष है। अच्छा, जो ये कोतवाल है ये वर्तमान में भी हम लोग का जो जैसे कस्बों में हुआ या शहरों में कई जगह हम सुनते हैं कोतवाल के बारे में। तो कोतवाल का मतलब यही होता है कि जो नगर है उसका मुख्य पुलिस अधिकारी। यानी पुलिस अधिकारियों में सबसे मुख्य कौन होता है? तो कोतवाल। कई जगहों पर इसे अब भी कहा जाता है।
तो ये था मंत्रियों को, मतलब जो 8 भागों में उनके विभाग और अलग अलग पद पर उन्होंने बांटा। फिर आगे है, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे शाख ए खेल कहा जाता था। ये 4 भागों या नौबत में बटे थे जिसके मुख्य अधिकारी सरे नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। क्या कहते थे? सूफी। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया और अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। यानी अगर हम अली आदिल शाह की बात करें तो बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। कैथोलिक मिशनरी जो होते हैं वो चर्च, जो ईसाई धर्म है, उससे संबंधित होते हैं। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। फिर है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा यानी गरीबों का दोस्त कहा जाता था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसको अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ये आप ध्यान रखें कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है। उसने किताबे नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की। ये भी पूछा जा सकता है कि किताबे नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना किसने करी? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण ये जगत गुरु कहलाता था। तो जगत गुरु किसे कहा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को, जिसकी पुस्तक थी किताबे नौरस, और उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई और उसके व्यापक दृष्टिकोण के कारण ही उसे जगत गुरु कहा जाता था। उसने विठोवा की उपासना के केंद्र पढ़रपुर को भी अनुदान दिए। तो ये इब्राहिम आदिल शाह के कुछ कार्यों के बारे में और उनके बारे में कुछ जानकारी बताई गई। फिर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उन्होंने 1591 से 92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई, जो कि आज भी बहुत ही फेमस है। अक्सर पूछा जाता है कि 4 मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। और अब हम ये पढ़ने के बाद हमें पता चला कि 4 मीनार जो कि हैदराबाद में है उसे किसने बनवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कब बनवाया था? तो 1591 से 1592 के बीच में। फिर इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं जो 4 मंजिली हैं और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। 4 मीनार नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे ऊंचे मेहराब होंगे। और 4 मीनार, तो आप ये समझिए कि जो मीनार हैं वो भी 4 मंजिली हैं, यानी उनमें भी 4 मंजिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई, मतलब अगर प्रत्येक जो मेहराब है उसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 48 मीटर। कितनी है? 48 मीटर। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। ये भी पूछा जा सकता है कि जो हैदराबाद शहर है उसको किसने बसाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर को बसाया था। और हैदराबाद के बीच में 4 मीनार को भी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही बनवाया था। फिर है, इब्राहिम रौजा व गोल गुम्बद बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। यानी इब्राहिम रौजा व गोल गुम्बद बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। यानी जो बताया गया कि इब्राहिम रौजा व गोल गुम्बद बीजापुरी इमारतों में जो सबसे प्रसिद्ध है वो इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। फिर अगला पॉइंट है, 1680 में बनाए गए गोल गुम्बज का गुम्बद इतना विशाल है जितना विशाल एक गुम्बद कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती हैं। कहा जाता है, मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो उसे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। मतलब ये जो है 1680 में जो गोल गुम्बज का गुम्बद बनवाया गया उसकी ये विशेषताएं बताई जा रही हैं। और वो इतना विशाल था जितना एकल गुम्बद कभी नहीं बनवाया गया। तो ये था हमारा बहमनी राज्य से जुड़ा हुआ कुछ
मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी इम्पॉर्टेंट जानकारी थी हमारी। और अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पॉइंट्स को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।